हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल। सबसे पहले हम जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है यानी GNT, उसके बारे में थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उसका परिचय जानेंगे। हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण जो है अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। यानी इसकी जो का मुख्य उद्देश्य ये था कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी जो कानून है या किसी पर्यावरण के कंपोनेंट के अधिकार है उनको सुनिश्चित किया जाए, और अगर किसी पर्यावरण नुकसान के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, किसी को संपत्ति का नुकसान होता है, तो क्षतिपूर्ति जो उसकी की जाए। तो इस प्रकार यह जो है एक तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत है, यानी इसका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। दूसरी तरफ अगर पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उसके नुकसान की भरपाई का कार्य भी ये करता है। भारत विश्व में तीसरा देश है जिसने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की है। इससे पहले यह काम जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर चुके हैं, यानी GNT जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहले से ही कार्यरत हैं, और भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा देश है जिसने GNT की स्थापना की है। इस अधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान जो नई दिल्ली में होगा, और इसके साथ इन्होंने जो कुछ अपने क्षेत्रीय स्थल भी बनाए हैं जिनमें भोपाल है, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है। तो दिल्ली जो है इसका मुख्य बैठक का स्थल, मुख्यालय जो होगा, और 4 जो है इसके रीजनल सेंटर होंगे जहाँ पर जो इसकी मीटिंग होगी। और यह जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। इसके बाद है GNT की संरचना। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो इसके अंदर एक जो अध्यक्ष होगा, और इसके जो है कुछ न्यायिक सदस्य होंगे, और कुछ जो इसके अंदर किन्हीं विशेष विषयों के जो विशेषज्ञ शामिल होंगे, और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। और एक बार अगर कोई व्यक्ति जो है NGT के अंदर जो है सदस्य बन जाता है, इसका अध्यक्ष चुना जाता है या न्यायिक सदस्य बन जाता है, विशेषज्ञ के रूप में शामिल हो जाता है, तो दोबारा जो है उसका चुनाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोई व्यक्ति जो होता है दूसरी बार का सरकार से अपना कार्यकाल प्राप्त करने के लिए सरकार के जो गलत काम है या सरकार के किसी अन्य जो है दबाव में आकर के जो कोई गलत कार्य कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर जो है दोबारा पद प्राप्त करने का कोई लालच ना हो और उस लालच में कोई भी गलत कार्य न करे, इसलिए प्रावधान किया गया है कि इसका जो है कोई भी जो है जो पद पर आसीन व्यक्ति है वो दोबारा से उसका जो है सदस्य नहीं बन सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श के ऊपर केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है, यानी जिसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहेगा उसी को जो है भारत सरकार जो है अध्यक्ष नियुक्त करती है। यह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, यानी NGT का जो सदस्य है वो अध्यक्ष जो होता है वो कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है, और यही समिति जो है सिफारिशें करती है कि किस किस व्यक्ति को तो जो है विशेषज्ञ के रूप में जो है चयनित किया जाए और किस व्यक्ति को जो है न्यायिक सदस्य के रूप में चयनित किया जाए। यह आवश्यक है कि इस प्राधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम जो है 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ होंगे, यानी इसकी जो संख्या है वो 10 से लेकर के 20 तक हो सकती है। इसके बाद है इसकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। प्राधिकरण का न्यायिक क्षेत्र काफ़ी
विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल होता है। यानी ये पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। यानी इस एनजीटी के अंदर जो कोई भी व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित अपने किसी मुद्दे को लेकर के अपील कर सकता है और उसकी जो इसमें सुनवाई होगी। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उसके तहत उस पर सतत विकास, निवारण और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांतों को लागू करे। इसके बाद इसकी शक्तियां हैं। प्राधिकरण अपने आदेश के अनुसार क्या क्या कर सकता है वो देखिए। पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। यानी पर्यावरण प्रदूषण के कारण या किसी अन्य जो पर्यावरण की गतिविधि के कारण जो किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई का ये आदेश दे सकता है। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की जो है बहाली या उनका पुनर्निर्माण करने के लिए भी यह कह सकता है। जैसे किसी के पर्यावरण की गतिविधि के कारण किसी के मकान को, फैक्ट्री को या किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसको दोबारा बनवाने के लिए कह सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। यानी जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश लागू होते हैं उसी प्रकार से जो है एनजीटी के निर्णय भी लागू होते हैं। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसमें अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है कि जितनी भी सजा दी जाती है उसके बाद में भी जो उसकी सजा को 3 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा जो है इसमें कारावास भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर भीतर अपील की जा सकती है। यानी 3 महीने तक जो है ये ऑप्शन रहता है। जिसके विरुद्ध निर्णय आया है या जिसके पक्ष में निर्णय आया है, दोनों ही पक्ष जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में इसके निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो वो कौन कौन से 7 कानून है वो हम देखेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये दोबारा से वही है, और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इन कानूनों के तहत जो है ये जो है कोई भी निर्णय दे सकता है या किसी की अपील जो है इसके अंतर्गत अगर आती है तो उसकी जो सुनवाई की जा सकती है। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौतियां दी जा सकती है। एनजीटी का महत्व। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने जंगलों में वनों की कटाई से लेकर के अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। और आप न्यूज़पेपर में भी देख लेना, जो टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है उसके अंदर भी जो है बहुत बार एनजीटी कभी किसी के ऊपर जुर्माना लगा देता है, कभी किसी गतिविधि को जो है रोकने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इन पर्यावरण को बचाने के लिए जो जरूरी होती है उनको लेकर के जो है एनजीटी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार
कम हुआ है। यानी कोई भी जो है लोगों को ये विकल्प होता है कि वो जो उनके जो लंबित मामले हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी सुनवाई भी जो है वो अगर वो चाहे तो एनजीटी में की जा सकती है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी और तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यानी इसमें खर्चा भी कम आता है और इसके अंदर जो फैसले होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि प्राधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता, इसलिए वह बिना किसी व्यय के स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय सुना सकता है। और इसको अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो एक बार चुना गया इस एनजीटी के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर चुना नहीं जाएगा, ताकि व्यक्ति बिना किसी व्यय के, बिना किसी लाभ के जो है निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके। थैंक यू। और इसके साथ जो है हमारा ये आज का जो टॉपिक था कि एनजीटी क्या है, उसकी बनावट क्या है, कब ये कानून बना, एनजीटी जो है उसके कौन कौन से अधिकार क्षेत्र है, और यह किस किस प्रकार के जो है निर्णय ले सकता है, और पर्यावरण को बचाने के लिए इसकी जो है क्या भूमिका है। तो ये जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है।